हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज एक बार फिर जीएस बाय अनुज सर चैनल पर। और जहां से मैंने टॉपिक खत्म किया था आज उसके आगे देखते हैं। तो यहाँ आज बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। इसी को बोला जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों लाया गया, इसकी रूपरेखा कैसे तैयार होती है। तो कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं और बैक चलते हैं। तो हमने आपको पीछे बताया था कि भारत में एक आपको अगस्त 1917 को घोषणा की जाती है मॉन्टेग्यू घोषणा की। और इस घोषणा में कहा जाता है कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण किया जाएगा, वो भी क्रमिक रूप से। तो यहाँ पर 1917 में घोषणा की जाती है और मॉन्टेग्यू चैनफोर्ड के रूप में वो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है 1919 मॉन्टेग्यू चैनफोर्ड, और 1921 से लागू की जाती है। इसके अंतर्गत कई सारी चीजें की जाती है कि भारत में उत्तरदायी सरकार देनी है। इस उत्तरदायी सरकार के लिए क्या होता है, चुनाव कराए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा इसका बहिष्कार किया जाता है, और बहिष्कार करने के कारण कहा जाता है कोई चुनाव में भाग नहीं लिया। एक तो इसके विफल रहने का कारण ये रहा। दूसरी बात करते हैं कि उसी समय महात्मा गांधी द्वारा यहाँ पर कहेंगे कि आपके आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। आंदोलन शुरू होने से क्या होता है कि यहाँ पर असहयोग आंदोलन शुरू होता है और चौरी चौरा के रूप में खत्म होता है। तो जब चौरी चौरा आपका आंदोलन खत्म होता है चौरी चौरा कांड से, तो यहाँ पर कांग्रेस को बैन कर दिया जाता है। और कांग्रेस को बैन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ कांग्रेस में ही कुछ लोग यहाँ सामने आते हैं कि हमें अब अगर नेतृत्व करना है तो हमें विधानमंडल में जाकर हमें वहां शामिल होकर वहां सदस्य के रूप में हम वहां उनका विरोध करेंगे, उनकी नीतियों का विरोध करेंगे। इसके लिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पर एक पार्टी निकल कर आएगी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना यहाँ पर यहाँ पर मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा की जा जाती है। और सीआर दास से चुनाव लड़ते हैं और कहेंगे बहुत सारे कैंडिडेट विधानमंडल में पहुंच रहे हैं। पहुंचने के बाद क्या होता है, आगे देखा जाता है कि यहाँ पर पदों के लिए अब एक दूसरे से कंपटीशन होता है। इसलिए 27 के लगभग आपकी स्वराज पार्टी आपकी 27 समाप्त हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि एक आपके मॉन्टेग्यू चैनफोर्ड अधिनियम में एक बात निकल कर और आती है कि 10 वर्ष बाद एक कमीशन भेजा जाएगा जो भारतीय व्यवस्था कानून व्यवस्था की जांच करेगी। इसके लिए 1929 में आना था, 2 वर्ष पहले साइमन कमीशन के रूप में आ गया और उसमें सभी अंग्रेज थे। अतः भारतीयों द्वारा उसका विरोध किया गया और विरोध करने के कारण कहा जाता है कि यहाँ पर भारतीयों को चुनौती दी गई कि ठीक है, आप उत्तरदायी सरकार के लिए कानून बनाना चाहते हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, तो आप एक ऐसा मसौदा तैयार कीजिए जिससे सभी लोग सहमत हो। अतः इसके लिए कहा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, नेहरू रिपोर्ट लाई गई। नेहरू रिपोर्ट के बाद कहेंगे जिन्ना रिपोर्ट आई। जिन्ना रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में भी कहा जाता है 14 सूत्री रिपोर्ट ये आपस में क्या हुई, क्लैश कर गई और क्लैश करने के कारण वो योजना नहीं बन पाई। अब जब ये योजना विफल हो गई तो कहा जाता है कि जो साइमन कमीशन भारत 2 बार आया उसने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत की और फाइनली कहा जाता है उसको क्रियान्वयन, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए 3 गोल मेज सम्मेलन आयोजित किए गए और उस मसौदे को कांग्रेस, लीग और अन्य पार्टियों के सामने रखा गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि जब उनके सामने रखा जाता है तो कहा जाता है गोल मेज सम्मेलन में एक बार फिर भारतीय सब एक दूसरे से असहमत दिखाई देते हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारतीयों की किरकिरी भी होती है कि भारतीय आपस में ही सहमत नहीं है। जब सहमत नहीं है तो इसके लिए फिर आगे क्या होता है कि आपको अंग्रेजों के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 या कहेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया जाता है। अब इस अधिनियम में देखते हैं कि किन बातों का वर्णन किया गया है। तो पहला पॉइंट निकल कर आया प्रांतों में, ये सारे पॉइंट आप नोट करते जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रांतों में द्वैध शासन
प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो प्रांत में द्वैध शासन लगाया गया तो उसे समाप्त कर दिया गया था। अब यहाँ पे बात करें कि द्वैध शासन कब लाया गया, तो आपको याद रखना है भारत शासन अधिनियम 1919 या कहेंगे मॉन्टेग्यू चैनपुट अधिनियम द्वारा यहाँ पर द्वैध शासन लागू किया गया था और 1935 द्वारा इसे समाप्त किया जा रहा है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया जा रहा है और कहेंगे यहाँ पर 35 द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। आगे बात करते हैं कि इसी के द्वारा अगला पॉइंट क्या निकल के आता है कि प्रांतों में स्वायत्त शासन लागू किया जाएगा, अर्थात उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाएगा। उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाएगा। अगला यहां पर देखते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया, लेकिन कहेंगे केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। द्वैध शासन लागू, केंद्र में क्या लागू करना था, द्वैध शासन लागू करना था। तो अच्छे से देख लो और इनको राइट डाउन भी कर लेंगे, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन जो है, आपके जो पॉइंट हैं, ये आपके वनडे एग्जाम के अलावा भी आपके जितने सिविल आप पीसीएस के भी एग्जाम देंगे उसमें क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा या कहेगा कब आपके प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया जाता है और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू की जा रही है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना कि आपको भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 में देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं कि चौथा पॉइंट इसमें क्या निकल के आता है। चौथा पॉइंट निकल के आ रहा है कि हमें संघ बनाना है, हमें संघ का निर्माण करना है। लगातार यहाँ पर कहेंगे तृतीय गोल में सम्मेलन में भी इसकी मांग की गई थी, संघ बनाना है। संघ बनाने के साथ साथ इसमें पांचवा पॉइंट निकल कर आ रहा है। पांचवा पॉइंट निकल के आया था कि शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा, शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। ये आपके पॉइंट किसमें, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यहाँ दोस्तों हम आपको अभी इसकी रूपरेखा समझा रहे हैं कि किन बिंदुओं पर यह भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया। तो संघ बनाना है, शक्तियों का बंटवारा करना है और एक पॉइंट ऊपर लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको हटाकर छठा पॉइंट आता है। छठा पॉइंट यहाँ पे रखा गया कि यहाँ पर संघीय न्यायालय बनाया जाएगा, संघीय न्यायालय अस्तित्व में लाया जाएगा और साथ मिलेंगे अन्य। तो इतने पॉइंट आपके निकल के आते हैं भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 तक। तो दोस्तों यहां तक बात समझ में आई होगी कि किन बिंदुओं पर बात की है। तो एक बार हम दोबारा से बात करते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन क्रिया को समाप्त किया जाता है, प्रांतों में स्वायत्त शासन व्यवस्था अर्थात उत्तरदायी सरकार की शुरुआत हो रही है, केंद्र में द्वैध शासन लागू होता है, प्रांत में खत्म किया जाता है, केंद्र में लागू किया जा रहा है। और कहेंगे कि संघ बनाना चाहते थे, संघ अभी ये समझाएंगे, और शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का भी बंटवारा किया जाएगा और कहेंगे संघीय न्यायालय बनाया जाएगा और अन्य विशेष में बताए गए। अब एक एक पॉइंट करके यहां से देखते हैं कि किन बिंदुओं पर क्या बात हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संघ बनाना। यहां से अगर नोट कर लिया तो इसको हम हटा रहे हैं, अगर नहीं नोट कर पाए तो आप वीडियो को दोबारा से पीछे करके आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट की हम चर्चा करते हैं और क्यों ये लाए गए इनके बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बात की गई कि यहाँ पर संघ बनाना है, संघ की बात की गई कि संघ का निर्माण किया जाएगा। तो संघ के निर्माण के अंतर्गत देखिए तीन चीजें इसमें आई। ब्रिटिश प्रांत को शामिल किया गया, संघ में किसको शामिल करना है, कहेंगे ब्रिटिश प्रांत। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे, ब्रिटिश प्रांत है। तीसरा पॉइंट इसमें चीफ कमिश्नर क्षेत्र शामिल किए गए, चीफ कमिश्नर क्षेत्र शामिल किए जा रहे हैं। और तीसरा पॉइंट आपके दोस्तों यहां निकल कर आता है देसी रियासत, देसी रियासतों को भी शामिल किया जाएगा, देसी रियासतों को भी शामिल करने की बात की गई। तो संघ में किनको किनको शामिल किया गया, संघ में ब्रिटिश प्रांत आ रहे हैं, चीफ कमिश्नर क्षेत्र आ रहे हैं और देसी रियासतों की बात कही। अब यहाँ संघ बनाने के लिए देखा गया तो कहा गया कि जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतें कहेंगे आधे से अधिक, यहां दोबारा से नोट कर रहे हैं, कहेंगे आधे से अधिक देसी
देसी रियासत सहमत हो, आधे से अधिक देसी रियासत सहमत हो। तो पहला पॉइंट क्या बनाया गया संघ बनाने के लिए, कहा गया आधे से अधिक देसी रियासत सहमत हो। जब आधे से अधिक देसी रियासत सहमत होगी तब संघ बनेगा। क्या जोड़ा गया, तब संघ बनेगा, तब संघ बनेगा। तो यहां क्या हुआ, संघ बनाने की जो बात आएगी तो यहां पर लिख लेंगे देसी रियासत, देसी रियासत सहमत नहीं हुई, सहमत नहीं हुई, अतः यह संघ नहीं बन सका। तो संघ की बात कर रहे हैं, किसमें क्या बताया गया कि अब यहां पर फेडरल का निर्माण करना है, संघ बनाना है। संघ में किसको किसको शामिल किया जा रहा है, संघ में ब्रिटिश प्रांत को लाया जा रहा है, चीफ कमिश्नर क्षेत्र को लाया जा रहा है, देसी रियासतें। देसी रियासतों में कहा गया कि अगर आधे से अधिक रियासतें शामिल होती हैं तो फिर ये संघ बनेगा। और निकल के क्या आता है कि देसी रियासतें सहमत नहीं होती हैं तो ये संघ नहीं बन पाता। यहां तक बात क्लियर हो गई हो? अगर नोट कर लिया तो हम आगे चलते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आकर देखें और ज्यादा से ज्यादा लोग आप शेयर करें तो हमें भी इसमें आगे कुछ करने के लिए मोटिवेशन मिलता है और हम भी चाहते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा अच्छा करें। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइव आकर देखें। जो पॉइंट आपको नहीं मिल रहा है, वो मिस कर रहे हैं, उसको बैक करके आप वीडियो देखिए, आप सारे पॉइंट नोट करते जाइए, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां से चीज समझ में आई कि संघ बनाने में 3 पॉइंटों को शामिल किया और आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। संघ बनाने की बात अब क्या निकल के आता है कि केंद्र में द्वैध शासन किसकी शुरुआत की गई, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया जा रहा है। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन। अब द्वैध शासन के अंतर्गत क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर क्या हुआ कि द्वैध शासन का मतलब 2 व्यक्तियों के द्वारा शासन। ऐसे मान लेंगे 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति आपका गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल, और उसकी परिषद। एक क्या निकल कर आ रही है, एक उसकी परिषद, एक आपका ये निकल कर आ रहा है। या गवर्नर जनरल है जो भारतीय प्रतिनिधियों के रूप में काम कर रहा है, तो वही व्यक्ति क्या कहला रहा है, वायसराय। तो वायसराय एवं उसकी मंत्रिपरिषद, एवं उसकी मंत्रिपरिषद निकल कर आ रही। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम द्वैध शासन जो प्रांतों में खत्म किया गया वो राज्यों में लागू किया जा रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई हो? आगे बढ़ते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया जा रहा है। अब यहाँ गवर्नर जनरल परिषद को कौन से विषय दिए जा रहे हैं, तो इनको कहेंगे आरक्षित विषय दिए जा रहे हैं, इनको आरक्षित विषय दिए जा रहे हैं। कौन से विषय दिए जा रहे हैं, आरक्षित या संरक्षित विषय कहेंगे। संरक्षित विषय की बात करें, कौन से विषय दिए गए, संरक्षित विषय। इस सारे पॉइंट आप नोट करते जाएंगे। संरक्षित विषय में कौन से आते हैं, ऐसे विषय जैसे आपके प्रतिरक्षा, रक्षा से संबंधित हो, विदेश मामले, साथ ही साथ ईसाई धर्म से संबंधित जो गिरजाघर हुआ करते थे उससे रिलेटेड, और यहाँ कहेंगे जनजाति मामले। ये जनजाति मामले आपके किसके दिए गए, तो कहेंगे गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद को दिया जाए। आप अच्छे से समझ लिए कि केंद्र में द्वैध शासन का मतलब क्या है। केंद्र में द्वैध शासन जब कंपनी के अंतर्गत या कहेंगे ब्रिटिश में काम कर रहा था, गवर्नर जनरल की परिषद काम करेगी, इनको आरक्षित विषय दिए गए। और यहाँ वायसराय जो हस्तांतरित विषय दिए जाते हैं, जो किसी को ट्रांसफर किए जा सके। कौन से विषय आ रहे हैं, हस्तांतरित विषय इसमें शामिल किए गए। वही जो मैंने 1919 अधिनियम में बताया गया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर दिए गए। और यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है, यहाँ पर लिखेंगे वायसराय को अध्यादेश जारी करने का, लागू करने का अधिकार दिया गया। वायसराय को अध्यादेश लागू करने का अधिकार। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत शासन अधिनियम 1935। तो दोस्तों यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी कि केंद्र में द्वैध शासन की बात कर रहे हैं। तो केंद्र में द्वैध शासन में बात की हमने कि गवर्नर जनरल है उसकी परिषद होगी, और वायसराय उसकी मंत्रिपरिषद होगी, जो भारतीय मंत्रियों के द्वारा आ रहे थे उनको हस्तांतरित विषय दिए गए, जिसको ट्रांसफर किए जाए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे विषय दिए गए।
इसके बारे में हमने कहा कि आरक्षित विषय कौन थे कि रक्षा मामले, विदेश मामले, ईसाई धर्म से संबंधित जनजाति मामले, ये गवर्नर जनरल उसकी परिषद के पास रहा। अब आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए कि केंद्र में द्वैत शासन हो गया और संघ बनाने वाली बात क्लियर हो गई। ये भारत शासन अधिनियम 1935 में आ रहा है। अब हम आगे बात करते हैं प्रांतों में स्वायत्त शासन। अगला पॉइंट हम लेकर चलते हैं, अगर नोट कर लिया है तो हम आगे पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट किस विषय पर बात करनी है। प्रांतों में स्वायत्त शासन, किसकी बात करनी है? प्रांतों में स्वायत्त शासन, ठीक है, किसकी बात कर रहा है? प्रांतों में स्वायत्त शासन। तो इसमें आपने देखा था कि यहां पर प्रांतों में स्वायत्त शासन क्या, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था कब? 1919 अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया, जिसे 1935 अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। दोनों पॉइंट याद करेंगे कि राज्यों में, ये कहेंगे प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू किया गया, तो कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। कब समाप्त किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसके अंतर्गत जब आपके प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया जाता है, और उद्देश्य क्या था समाप्त करने का, कि यहां पर एक उत्तरदायी सरकार, ये सारे पॉइंट आप नोट करते जाएंगे, उत्तरदायी सरकार का गठन करना है। कैसी सरकार का गठन करना है? उत्तरदायी सरकार का गठन करना है। अब यहां पर देखिए, उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए यहां पर कहेंगे, यहां पर सदन निकल के आते हैं राज्यों के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और राज्यों के लिए सदन निकल के आ रहे हैं। एक आपका निकल कर आया विधान परिषद, और एक निकल कर आया विधानसभा। तो यहां तक चीज क्लियर हो गई कि उत्तरदायी सरकार में पहली बार क्या किया जा रहा है कि द्वैत शासन को समाप्त किया जा रहा है। और उत्तरदायी सरकार के लिए यहां मंडल को 2 भागों में बांटा गया। जैसे केंद्र में देखें तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्र में क्या निकल के आता है? एक राज्यसभा, एक लोकसभा निकल कर आता है। ऐसे प्रांतों में भी एक विधान परिषद, एक विधानसभा निकल कर आएगी। आप विधानसभा, विधान परिषद में बात करें तो यहां पर आपको बताना है कि वर्तमान कितने राज्यों में, क्वेश्चन आप अच्छे से सुन लो, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि कितने राज्यों में वर्तमान अभी विधान परिषद है। अगर आप सीरियस होकर तैयारी करते हैं, वास्तव में आपको कुछ करने के लगन है, आप आगे कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हो, तो आप जो क्वेश्चन दिए जाया करें उन पर कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि वर्तमान कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि विधान परिषद, और एक को क्या बना दिया गया? विधानसभा। अब यहाँ पर पूछा जाए कि कितने राज्यों में विधान परिषद थी, तो विधान परिषद के लिए बात करें तो कितने राज्य थे, यहाँ पर नोट कर लेंगे। 3 तो आपकी प्रेसिडेंसी, आपके याद रखना है कि आपकी बंगाल है। दूसरी बात करें बंगाल के अलावा दूसरी इसमें कहेंगे मद्रास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मद्रास है। तीसरी आपकी बॉम्बे या कहेंगे बंबई है। 3 प्रेसिडेंसियां हो गई। चौथी प्रेसिडेंसी लिख लेंगे संयुक्त प्रांत है, संयुक्त प्रांत। और 5वीं प्रेसिडेंसी है बिहार। आपको नोट करके रखना है कि कितने राज्यों में विधान परिषद बनाई गई। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर 6 प्रांत है, बंगाल, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत। जब यहाँ प्रांतों का गठन किया जाता है तो 11 प्रांत निकल के आते हैं। आपको याद रखना है 11 प्रांत और 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र निकल के आते हैं। तो 11 प्रांतों में 6 प्रांतों में हमने बता दिया, 5 प्रांत में है आपकी क्या है? विधान परिषद है, ठीक है। कितने? 6 प्रांतों में क्या है? विधान परिषद है। और एक यहाँ पर रह गया है, कौन सा? असम कहेंगे। बेटा कितने राज्यों अब प्रांतों में विधान परिषद थी? एक और लिख देंगे असम, ठीक है। तो बंगाल, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार और असम, इतने प्रांतों में क्या बनाया गया? इतने प्रांतों में निकल कर आती है आपके विधान परिषद। अब बात करते हैं और कौन 5 आपके प्रांत हैं। यहाँ पर 6 प्रांत तो हमने आपके सामने लिख दिए।
इसी के अधिनियम के द्वारा आपको याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 2 नए प्रांत निकल कर आ रहे हैं। एक उड़ीसा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा, कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 2 नए प्रांतों का गठन किया गया। तो वो 2 प्रांत कौन से थे, एक उड़ीसा निकल कर आता है और एक आपका दोस्तों सिंध निकल कर आ रहा है। बॉम्बे से काट के किसको बनाया जा रहा है, तो कहेंगे सिंध को बनाया जा रहा है, और बंगाल से कौन बन रहा है, उड़ीसा बन रहा है। अब इसके आगे बच्चे बात करें और कौन निकल के आया, तो अगला एक था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत कौन सा क्षेत्र है, आपने नाम सुना होगा खान अब्दुल गफ्फार का, जिसको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर उन्होंने लाल कुर्ती का नेतृत्व किया था। ये वो प्रांत है, तो एक उड़ीसा, दूसरा सिंध, तीसरा उत्तर पश्चिम प्रांत सीमा प्रांत, और एक निकल के आया मध्य प्रांत। एक क्या निकल कर आया, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत, और तीसरा निकला पंजाब। तो अब यहां से क्लियर हो गए कि जो 11 प्रांत थे, 11 प्रांतों में कौन कौन से नाम बताए, तो कितने राज्यों में विधान परिषद बनाए गए प्रांतों में, बंगाल, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत और बिहार, असम। ठीक है, और 5 राज्य कौन से, ये भी आपको याद कर लेना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा कौन से 2 प्रांत बनते हैं, तो एक आपका उड़ीसा बन रहा है और दूसरा आपका सिंध बन रहा है। यहां तक बात अगर क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ते, तो आपको ये प्रांतों के भी नाम याद करना है कि कौन है, तो उड़ीसा, सिंध प्रांत, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और मध्य प्रांत और पंजाब। तो टोटल कितने प्रांत हो जाते हैं, 11 प्रांत हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे पॉइंट लेकर चलते हैं शक्तियों का बंटवारा। ये आपने राइट डाउन कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो आप दोबारा बैक करके नोट कर सकते हैं। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम शक्तियों का बंटवारा। किसकी बात कर रहे हैं कि कैसे शक्तियों का बंटवारा किया गया। शक्तियों का बंटवारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अधिनियम है। शक्तियों के बंटवारा के अंतर्गत देखें, यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया। एक बनाई जा रही है अपनी संघ सूची, संघ सूची, एक आपकी बनाई जाती है प्रांतीय सूची, प्रांतीय सूची, और एक निकल कर आती है, एक निकल कर आ रही है यहां पे कहेंगे आपकी समवर्ती सूची। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3 सूची बनाई जाती है और इसमें विषय रखे जाते हैं। संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय हैं और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे जाते हैं। तो शक्तियों का बंटवारा का मतलब केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा जैसे इस समय भी है। तो यहाँ पर संघ सूची का अंतर्गत क्या था, इसमें केवल संघ या कहेंगे केंद्र कानून बनाएगा। समवर्ती प्रांतीय में कौन सा, प्रांत बनाएगा, प्रांत बनाएगा, और समवर्ती सूची में केंद्र एवं प्रांत दोनों बना सकेंगे। यहां तक चीज क्लियर हो गई। और इसमें क्या किया गया, जो विषय बच गए, जो विषय शेष रह गए, वो अवशिष्ट शक्तियां, वह अवशिष्ट शक्ति, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किस में नीति कही गई, वो वायसराय में नीति कही गई। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसको था, वायसराय को था। तो लिख लेंगे अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय को। तो यहाँ पर शक्तियों के बंटवारे के आधार पर क्या हुआ कि यहाँ पर 3 सूचियां निकल करके आएंगी। एक आपके संघ सूची, दूसरी प्रांतीय सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तो यहाँ पर कहेंगे संघ सूची पर कानून विषय कितने, 59 कानून केंद्र, प्रांतीय सूची पर 56 विषय प्रांत, और समवर्ती पर केंद्र और प्रांत दोनों कानून बनाएंगे। अब आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट बचा आपका संघीय न्यायालय। अब बात करते हैं संघीय न्यायालय की। संघीय न्यायालय में क्या बताया गया, तो यहाँ संघीय न्यायालय की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये संघीय न्यायालय। ये भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, यह भारत सुधार अधिनियम 1935 द्वारा बनाया जाता है और कहेंगे 1 अक्टूबर 1937 को अस्तित्व में आएगा। अस्तित्व में आ गया। ये कोलकाता का जो सुप्रीम कोर्ट था उसे क्या बना दिया गया, संघीय न्यायालय बनाया गया 1 अक्टूबर 1937। आपको याद रखना, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश जो बनाए जाते हैं, मुख्य न्यायाधीश, आपको इसके मुख्य न्यायाधीश जो बनाए जाते हैं उनका नाम था मॉरिस गवेयर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन बनाए गए, मॉरिस गवेयर। तो यहां तक चीज क्लियर आती है कि संघीय न्यायालय का फॉर्मेट आ रहा है। 1 अक्टूबर 1937 से काम करना शुरू किया करेगा और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश कौन है, मॉरिस गवेयर, तथा 5 अन्य न्यायाधीश। तो टोटल कितने हैं, 6 लोग हैं।
5 अन्य न्यायाधीश। अब बात करते हैं तो इसमें संघीय न्यायालय में क्या किया गया, ये जो संघीय न्यायालय है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे अपीली न्यायालय बनाया गया। ये अपीली न्यायालय था। ये सारे पॉइंट नोट कर लेंगे कि संघीय न्यायालय की शुरुआत कब हो रही है, पूछ देगा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कथन एवं कारण में बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। फिर इसके द्वारा हम देखें पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने संघीय न्यायालय के, तो कहेंगे मॉरिस गुबेयर। जबकि सुप्रीम कोर्ट के पहले कौन बने, सर एलिजा एम्पे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि फेडरल कोड के अंतिम, अच्छा सुन लो, फेडरल कोड के अंतिम और सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। फेडरल कोर्ट के अंतिम एवं सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, इसको आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। अब आगे बताते हैं ये संघीय न्यायालय जो बनाया गया, इसको क्या बनाया गया, एक अपीली न्यायालय बनाया गया। अर्थात ये अंतिम नहीं था, ये अंतिम नहीं था, अर्थात हमें अंतिम अपील करने का अधिकार कहां था, जो लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अंतिम न्यायालय नहीं था, अंतिम आपको कहां जा सकते अपील करने का अधिकार था, प्रिवी काउंसिल में था। अब यहाँ आगे बात करें प्रिवी काउंसिल, और यह एक परामर्श दात्री थी। बताया गया ये परामर्श दात्री भी होगा कि संघीय न्यायालय जो है वो क्या होगा, परामर्श दात्री भी होगा। ये सारे पॉइंट आपको दात्री होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। परामर्श दात्री बनाया गया और कहा गया कि भारत शासन अधिनियम 1935 या कहेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 की ये समीक्षा करेगा या विवेचना कौन करेगा, तो कहा गया सुप्रीम कोर्ट या कहेंगे संघीय न्यायालय करेगा। जैसे वर्तमान भी होता है कि कहेंगे कि विधायिका द्वारा कार्यपालिका द्वारा लाया जाता है, विधायिका द्वारा प्रमाणित होगा और उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करता है। तो वैसे यहां पर किया गया कि संघीय न्यायालय एक अपीली न्यायालय होगा, इसे परामर्श दात्री के रूप में काम करेगा। साथ ही साथ ये अंतिम नहीं होगा, अंतिम अपील करने का अधिकार कहां होगा, प्रिवी काउंसिल के पास होगा। इसके पहले चीफ जस्टिस कौन बन रहे हैं, मॉरिस गुबेयर, और इसमें 5 अन्य न्यायाधीश भी थे। तो आपको संघीय न्यायालय की बात क्लियर हो गई। और जो क्वेश्चन बोला, अगर सीरियस आप पढ़ाई करते हैं तो आप पक्का इसका कमेंट के माध्यम से आंसर देंगे कि आपका संघीय न्यायालय का अंतिम चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का स्वतंत्र भारत का पहला चीफ जस्टिस कौन था। तो यहां तक चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आगे कि इसी अधिनियम में क्या हुआ, कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे बड़ा अधिनियम था। इसमें 10 भाग और 321 धाराएं थी। लिख लेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वो सबसे बड़ा अधिनियम है। नोट कर लेंगे, सबसे बड़ा अधिनियम कौन था, तो कहेंगे 1935। दूसरी चीज, इसमें प्रस्तावना नहीं थी, इसमें प्रस्तावना रहित था। ये प्रस्तावना कौन सी फॉलो की गई, कहेंगे आपकी प्रस्तावना फॉलो की गई कौन सी, तो कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। उसमें लिखा था कि भारत को एक उपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा, प्रांत का, ना कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया। इसी वजह से इसको भी इसमें शामिल किया गया। प्रस्तावना 1919 की अपनाई जाती है, अतः ये भारत शासन अधिनियम 1935 कैसा था, ये आपका प्रस्तावना रहित था। बताओ यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं भारत में अगला पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, भारत परिषद, जो भारत सचिव के लिए परिषद बनाई गई थी, भारत परिषद मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, नोट कर लेंगे, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो आपसे पूछेगा कि भारत परिषद का गठन कब किया गया, तो कहेंगे भारत शासन का गठन भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया जाता है। और समाप्त कब की जा रही है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। पहला पॉइंट, ये सबसे बड़ा अधिनियम है, इसमें 10 भाग, नोट करना चाहे तो कर सकते, और 321 धाराएं थी, 321 धाराएं थी और प्रस्तावना रहित थी। दूसरी चीज, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। अब आगे बात करते हैं, इसी के द्वारा अभी हम ऊपर बता चुके हैं, पीछे बताया कि इसके द्वारा 2 स्वतंत्र प्रांत और निकल के आएंगे। एक को हमने बोला था सिंध और एक निकल के आया उड़ीसा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट यहां पर बात करें, यहां पर लिखे दे रहे हैं या इसको हटाकर लिख रहे हैं। यहां पे किसकी बात की गई, यहां पर आपके बात की जाती है कि बर्मा को भारतीय क्षेत्र से, नोट कर लेंगे, बर्मा को भारतीय क्षेत्र से, भारतीय
क्षेत्र से अलग कर दिया जाए, भारतीय क्षेत्र से अलग कर दिया जाए। अभी अलग करने की बात कहाँ गई, कहेंगे नेहरू रिपोर्ट, साथ ही साथ रति गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें भी इस बात को रखा गया था कि बर्मा को भारतीय क्षेत्र से अलग कर दिया जाए। तो आपको ये याद रखना है कि बर्मा को भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट करें, यहां पर मताधिकार को, यहां 10% मताधिकार, 10% मताधिकार को बढ़ाया गया, मतलब अब 10% लोगों को मताधिकार दिया गया, अब इतना बढ़ाकर कर दिया गया। और महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण की शुरुआत इसी अधिनियम द्वारा की जा रही। तो मताधिकार को बढ़ाकर कितना किया जा रहा है, 10% लोगों को मताधिकार देने का अधिकार दिया गया, महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। और साथ ही साथ इसी के द्वारा कहेंगे कि 1919 द्वारा कहेंगे केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना होगी। तो यहाँ संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया जाएगा, लोक सेवा आयोग। और यहां से निकल कर आएगा राज्य लोक सेवा आयोग, या कहेंगे प्रांत लोक सेवा आयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोक सेवा आयोग। और कहेंगे 2 या 2 से अधिक राज्यों के प्रांतों के लिए भी संयुक्त लोक सेवा आयोग, सिविल सेवा के लिए लोक सेवा आयोग के विभाग बनाए गए, सेवा आयोग बनाए गए। तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी कि बर्मा को भारतीय क्षेत्र से अलग किया जा रहा है। फिर यहां से 10% लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया जा रहा है, महिलाओं का आरक्षण। हमने बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कि जनसंख्या लगभग 29 करोड़ है और केवल 263 लोगों को वोट देने का अधिकार है। अब यहाँ पर 10% पहुंच गया। संघीय लोक सेवा आयोग आ रहा है, राज्यों में राज्य व प्रांत लोक सेवा आयोग आ रहा है, संयुक्त लोक सेवा आ रहा है। इसी के द्वारा यहाँ एक चीज और निकल के आएगी, कहेंगे केंद्र एवं प्रांतों का बजट विभाजित कर दिया जाएगा, या कहेंगे राज्यों की विधानसभाओं को अपना बजट प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया, करने का अधिकार मिल गया। तो ये था आपका भारत शासन अधिनियम 1935। अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हो और आप लगातार देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भारत शासन अधिनियम आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब 26 जनवरी 1950 को आप पढ़ेंगे, या कहेंगे 26 नवंबर 1949 को आपके जो अनुच्छेद लागू किए जाते हैं 16, उसमें 395 में लिखा जाता है कि 395 के अंतर्गत इसे समाप्त किया गया। ठीक है, तो यहां तक आपको भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम अच्छे से समझ में आ गया हो गया। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है या आपको लगता है कि मेरे द्वारा आपकी किसी प्रकार की हेल्प हो रही, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।